नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्ला और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं गाज़ा से। जी हाँ नाजरीन, फ़लस्तीन के साथ इसराइल की बर्बरियत और जारियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 100 घंटों में ऐसे 59 जो है नस्ल कशी के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें 228 लोग 228 फ़लस्तीनी जो है जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। और ये सिलसिला है, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो इमदादी मराकिज़ है, वो इमदादी मराकिज़ के क़रीब में ये जो नस्ल कशी के हमले हैं, नस्ल कशी के हमलों में 99 लोग जाँ बहक हुए हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। यकीनन देखिए, बहुत ही दर्दनाक पहलू है। एक जानिब क़याम अमन के लिए बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जो है वहाँ पे हम सीज़ फायर का एग्रीमेंट करेंगे और वहाँ जो है अमन कायम होगा। और फिर इस बात की खबरें भी आ रही थी कि इज़राइल जो है सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया है और हमास ने भी जो है कुछ कंडीशंस के साथ सीज़ फायर से इत्तेफाक कर लिया है। वो मग़विया लोगों को रिहाई के जो उसको 100% बुनियाद बनाकर इसराइल जो जंगबंदी की बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहा जी है। बिल्कुल। तो 60 मतलब एक 60 दिन के सीज़ फायर की बात ये तकरीबन एक हफ़्ते से चल रही थी, जब से ईरान पे जो है ईरान और इज़राइल की जंगबंदी हुई थी, तब से जो है ये बात चल रही थी। ट्रंप ने बार बार कहा कि हम गज़ा में जो है सीज़ फायर के क़रीब आ गए हैं, और बाज़ाब्ता एक हफ़्ते से ये मामला जो है कन्फर्मेशन के क़रीब पहुंच चुका था कि ऐसा मालूम हो रहा था कि अब जंगबंदी का जो मायदा है वह हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन अफसोस की बात कि गज़ा में यौम आशूरा के मौके पे, देखिए ये नोट करने वाली बात है कि यौम आशूरा के मौके पे वहाँ एक बार फिर जो है इज़राइल ने मिज़ाइल दागने शुरू कर दिए। इज़राइल के अटैक हुए, और अलमनाक पहलू ये है कि सबसे दर्दनाक वहाँ पे जो हमला हुआ है वो हमला था कतार में लगे खुराक हासिल करने की कतार में लगे लोगों पे मिज़ाइल का हमला। इस हमले में 99 लोगों की शहादत होना है बहुत बड़ा जो है अलमनाक वाक़या है। हालांकि बारहा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बातें की जा रही है, सलामती काउंसिल में इस मसले को उठाया जा रहा है, और इमदाद के हवाले से वहाँ पे खुराक की किल्लत, पानी की किल्लत, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं की किल्लत की वजह से वहाँ के जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, वो भुखमरी का शदीद शिकार है। इसके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट्स ये आने के बावजूद, ये तमाम हालात मंजर आम पे आने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी ताकतें हो, इसराइल को इस बर्बरियत और जारियत को रोकने में नाकाम क्यों नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, कितनी मतलब एक अलमनाक बात है कि एक जानिब जंगबंदी की जो है बातचीत जारी है, और दूसरी जानिब आपने 100 घंटों में, मतलब गुज़िश्ता 3 दिनों में जो है 59 हमले आपने कर दिए। मसाकर, यकीनन मसाकर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये नस्ल कशी है, मकसद और मंशा, इसराइल का जो मकसद और मंशा जो है वाज़े हो रहा है। इस तरीके की बर्बरियत से वो सिर्फ नस्ल कशी, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। बिल्कुल देखिए, 228 लोगों का मारा जाना कोई मामूली बात है, आप अंदाज़ा लगाइए। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। पहले तो उन बच्चों को, बड़ों को, बेयार व मददगार लोगों को, निहत्ते लोगों को जी आपने भुखमरी का शिकार कर दिया, आपने पानी और खाना उन पे बंद कर दिया। आप हालिया दिनों में जो है कुछ वीडियोस आई थी, आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पानी का एक टैंकर है जो खाली है। टैंकर मतलब एक तभी शायद लाया गया होगा पानी का टैंकर, वो खाली हो गया है, तो उसके पाइप से एक एक कतरा पानी रिस रहा है, और एक छोटा सा बच्चा उस जहाँ से पानी रिस रहा है उसको चाट रहा है बच्चा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस नौइयत की जो है पानी की किल्लत का शिकार है। खुराक की किल्लत तो है ही, पानी भी उनको मैसर नहीं है। पानी और ख़ुराक से उनको महरूम कर दिया गया है, और उन पे जो है आग बरसाई जा रही है, मुसलसल आग बरसाई जा रही है।
कहाँ कब किस पे मिसाइल आ गिरेगा कोई जो है नहीं जानता। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। इंतहा हो गई है तो जुल्म की, ये तो इंतहा हो गई है कि मासूम लोगों पे जो है आप कहीं भी लोग बैठे हैं आपने मिसाइल दाग दिया जी जाता है। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक खेल है। जी, यकीनन जी आप एक मतलब आप एक वो जी मशक कर रहे हैं, आप अपना मशगला जो है जी मशगला है वो लोगों अपने को मारना अपना आपका मशगला ये बन जी गया है कि गाज़ा के मासूम मजलूम निहत्ते लोगों को आप निशाना बनाना नेतन्याहू का ये मशगला बन गया है। ये तमाम चीज़ों के पस पर्दा पस मंज़र ये एक चीज़ भी ये निकल कर सामने आ रही है सज्जाद जी साहब कि वहाँ पर करप्शन के चार्जेस है उन पर नेतन्याहू पर वो करप्शन के चार्जेस है उसके सुनवाई भी चल रही है। तो ये जी तमाम चीज़ों को तूल देने के लिए गाज़ा को वो निशाना बना रहे हैं। एक पहलू ये हो सकता है। दूसरा पहलू तो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका मशगला बन गया है कि वो निहत्ते मजलूम और मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाए और उनकी नस्लकशी करें। यकीनन यकीनन देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे हम 2 साल से देख रहे हैं दर्द और अलम की दास्तान, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंधाधुंध बमबारी हो रही है, अंधाधुंध बमबारी हो रही है, अंधाधुंध बमबारी हो रही है। और जो है पूरे फ़लस्तीन को ख़ास तौर पे जो है गज़ा पट्टी को, पूरे गज़ा पट्टी को तहस नहस करके रख दिया गया है। गज़ा शहर तो मुकम्मल खंडर बन गया खंडर है, में तब्दील कर दिया है बिल्कुल पूरा जी। मुकम्मल खंडर बन गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक तज्ज़िया पेश किया था जिसमें उसने कहा था कि इस शहर को अब बसाया नहीं जा सकता। इस शहर को बसाने से अच्छा है कि आप हटा के एक नया शहर बसा लो। जी इसका मलबा हटाने में 24 साल लगेंगे। जी देखिए ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो है तो रिपोर्ट है कि वो जो गज़ा शहर 10 लाख लोगों का शहर था, खाता पीता शहर था, जहाँ पे लोग जो है वो के एक कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी थी। दुनिया में सबसे बड़ा कैद खाना के नाम से जाना जी जाता है गाज़ा गज़ा। और उस शहर को चारों तरफ से इजरायली फ़ौज ने घेर रखा है। 3 तरफ से तो आप इजरायली फ़ौज की इजाज़त के बगैर शहर से बाहर ही नहीं जा सकते। जी और मजबूरी ये है कि आपको काम करने के लिए, आपको खेती बाड़ी करने के लिए, आपको बागों में काम करने के लिए, आपको कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए आपको जो है रफ़ा क्रॉसिंग है एक वहाँ पे, और 3 मतलब एक 3 अहम क्रॉसिंग हैं जिस पे 2 पे जो है इजरायली फ़ौजियों का कब्ज़ा है। और इजरायली फ़ौजियों की जांच से होके गुज़रना पड़ता जी है। लोगों का कहना है, ख़वातीन जब वहाँ से जाती हैं बहुत मजबूरी की हालत में, उनका कहना है कि उस अज़ियत से गुज़रने से अच्छा है कि आप जो है अपने आप को गोली मार के जो है जी ख़त्म कर लो। इतनी जी मतलब तलाशी के नाम पे जो ज़हनी अज़ियत दी हिरासानी का जी शिकार बिल्कुल। किया जाता है पूरे जी गाज़ा के लोगों को तलाशी जी के नाम पर, जी सर्च के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है, परेशान ज़दोकोब किया जाता है, मुज़ाहमत करने वालों जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुश्तिल किया ये जाता है। जी मुश्तिल करने के बाद जब वो मुज़ाहमत करते हैं जी तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तार लिया कर जाता लिया है जाता है और फिर उनको, गिरफ्तार के नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर मुंतकिल दिया कर दिया जाता है जाता है। और जी फिर कई महीनों तक उनका कुछ अता पता पता ही नहीं नहीं मिलता। चलता। फिर एनजीओ जो हैं दो जो दूसरे जो जहदकार तंजीमें हैं वो सरगर्म होती हैं, फिर तलाश करती हैं, तो 4-5 साल के बाद फिर उनका पता चलता है, जी फिर एक मुकदमे की कार्रवाई होती है, फिर वो रिहा होते हैं 15-20 साल के बाद। बिल्कुल। जी देखिए कितना मतलब एक दर्दनाक जो है सूरत हाल है। अभी आपने देखा कि जो है एक एग्रीमेंट हुआ था कि यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा के कैदियों की रिहाई। तो जो कैदी आए हैं 10-10 साल 20-20 साल से जो जेलों में थे इसराइल की बिला जी वजह, उनको सिर्फ पत्थर मारने पे जो है बच्चे को पकड़ लिया गया और बच्चा 20 साल का होकर निकल रहा है जी जेल से। और इस तरह की हालत उनकी थी कि वो चल भी नहीं पा रहे थे जी ठीक से। मतलब है कि उनके साथ इतनी जो है मतलब है कि उनको इतना जो है ज़दोकोब किया गया। ज़दोकोब किया जी गया, इतना जो थर्ड है उन डिग्री पे इस्तेमाल किया जाता जुल्म है वहाँ। किया गया, इतना उन पे जुल्म किया गया। और उनको जेलों में खाने पानी से भी महरूम रखा जाता है। जी लोग कहते हैं कि 3-3 दिन के फाके करने पड़ते हैं। जब उनको यकीन हो जाता है कि अब ये मर जाएगा तो तब उनको रोटी दी जाती है। जी इस तरह की जुल्म और सितम जो है जेलों में करके जब ये रिहा होते हैं तो फिर इनकी जो है कोई किसी काबिल नहीं होते। जब जी रिहा हो गए तो पूरी तरीके से टूट जाता है जी इंसान, अंदर से बाहर से शायद पूरी जो है तबाह हो जाती है। तो बहरहाल ये जुल्म की जो दास्तान जो है रकम की जा रही है, ऐसा मालूम होता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं।
और अफसोस का मकाम है कि सारी दुनिया खामोश है। अब देखिए 100 घंटों के अंदर अगर 228 लोग मरते हैं, मासूम लोग, तो ये बहुत बड़ा सान्या है। पिछले 2 साल में क्या जी, आदाद और शुमार होंगे अमवात के, आप जख्मियों के, सोच तो भी नहीं उसका सकते हम अंदाज़ा लोग। आप आपकी सोच और फिक्र, सोच उससे बाहर हो। ये जी, हकीकत है कि वो जो तादाद और शुमार है वो सोच से बाहर है आपकी, क्योंकि सिर्फ महज 10 घंटे में जो जारियत और बर्बरियत है उसके नतीजे में 228 लोग हैं। 100 घंटों में 228 लोग जाँ बहक होते हैं, शहीद होते हैं। तो फिर पिछले 2 साल 2.5 साल तक जो ये बर्बरियत चल रही है उसके आदद व शुमार, हकीकी आदद व शुमार अगर मंजर आम पर आएंगे तो यकीनन ना सिर्फ सारी इंसानियत को शर्मिंदा कर देंगे, बल्कि ये जो अमन के अलमबरदार है, ये बिल्कुल। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जो सारी दुनिया में अमन के पैगाम को आम करने की कोशिश करने का दावा करता है, सलामती काउंसिल है, सलामती काउंसिल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, यकीनन वो अमरीकी दबाव में काम करती है। उसी के नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर जारहत जो है गाज़ा में इसराइल की, उसको रोकने में नाकाम है। सजा बिल्कुल। साहब, हम देखिए आलमी, क्योंकि हमारी आज की गुफ्तगू का आगाज़ आलमी ख़बर से हुआ है, तो और एक आलमी ख़बर आ रही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो ब्रिक्स के जो ममालिक है, एंटी अमेरिकन जो पॉलिसीज़ है उसकी तायीद करने के हवाले से उन्होंने फिर एक मरतबा कहा है कि धमकी दी है कि वो तमाम ममालिक को 10% ज़ायद महसूलात अदा करने पड़ेंगे। यकीनन देखिए, ब्रिक्स का हालिया दिनों में इजलास हुआ था, जिसमें जो है ख़ास तौर पे जो है रूस और चीन, और इसमें इंडिया भी ब्रिक्स के ममालिक में शामिल हैं, और फिर जो है रशिया के अतराफ़ के ममालिक भी जो है ब्रिक्स की जो है ये तंजीम में शामिल हैं। उस इजलास में ख़ास तौर पे ये फ़ैसला किया गया था कि ब्रिक्स अब अमेरिका और यूरोप पे इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि जो है खुद कफीली की तरफ जो है ब्रिक्स आगे बढ़ेगा। ईरान भी ब्रिक्स में शामिल है, तो ये कहा गया था कि हम ईरान से तेल लेंगे। अमेरिका ने तो ईरान के तेल पे पाबंदी लगा रखी है। और फिर यहाँ तक कहा गया था कि हम जो है डॉलर पे डिपेंड होने के बजाय सोने की जो है, जी, सोने की बुनियाद पे हम अपनी तिजारत को आगे बढ़ाएंगे, ये कहा गया था। कहा गया था कि जब सोने की बुनियाद पर डॉलर चलता है तो फिर डॉलर क्यों हम कबूल करें। जी, डॉलर कबूल करने से अच्छा है कि आप सोने ही की बेस पे जो है अपने तिजारत के लेन देन के मामला तय करो। तो बहरहाल ब्रिक्स में कुछ नए जो है बातें हुई हैं, ख़ास तौर पर चीन और रूस ने जो है बहुत चीन और रूस ने जी, अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर जी, जो है ईरान पर जो हमला हुआ, उस जी, हमले की भी सख्त अल्फाजों खुलेआम में मजम्मत, मजम्मत की। खुलेआम जी, मजम्मत की खुलेआम उसकी। मदद। अमेरिका और तो इसराइल का नाम जी, ना चीन ने लिया ना रशिया ने लिया, मगर जो ईरान पर जो हमला हुआ है उसकी सख्त मजम्मत की, उसको एक नए अंदाज में पेश जी, करने की कोशिश बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ब्रिक्स का जो मतलब है कि ब्रिक्स का जो इजलास हुआ और इजलास में जो फ़ैसले हुए हैं, यकीनन वो अमेरिकी लॉबी के लिए तशवीश का बायस है। और यकीनन अमेरिका जो है उस एंटी अमेरिकन, जैसा कि ट्रम्प कहते हैं कि ब्रिक्स का इजलास जो है एंटी अमेरिकन था। जी, उन्होंने जो है अमेरिका की मुखालिफत में जो है जी, कुछ करारदादें मंजूर की हैं, वहाँ पे कुछ एजेंडे बनाए हैं। तो अब उन्होंने धमकी दी है कि जो ब्रिक्स ममालिक हैं उन पे जो है जो टैरिफ ऑलरेडी है, अमेरिका ने जो जी, टैरिफ लगाया हुआ महसूलात जो है, मुकर्रर किए हैं जी, उस पे उसमें 10% मज़ीद मज़ीद इजाफा। 10% इजाफा कर दिया जाएगा। आप जी, ये एक चीज, एक नए ये जब से डोनाल्ड ट्रंप जी, अमेरिका के सदर बने हैं दूसरी मियाद के लिए, उन्होंने महसूलात को जो है वो क्या हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दुनिया जो है रियायती कीमत पे सामान खरीदने की तरफ जो है जा रही है। हम ईरान से तेल क्यों ख़रीदते हैं? जी, क्योंकि तेल, ईरान से जो तेल मिलता है हमको, वो सस्ते दामों मिलता है। रशिया और ईरान का जी, तेल जो है, ये रूस का सस्ते और दामों में मिलता जी, है। तो सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि दुनिया जो है रियायती कीमतों पे माल ख़रीदने की तरफ जो है गामज़न है। लेकिन अमेरिका टैरिफ में जो है टैक्स लगा के मुसलसल शरहें जो है अपने सामान की, या फिर देखिए दरामद बरामद दोनों जी, जो है मामलात में जी, उसने टैक्स लगा दिए हैं। महसूलात में इजाफा किया बिल्कुल है। इजाफ़ा किया है। तो अब पहले ही मुख्तलिफ़ अशिया पे जो महसूलात लगाए गए हैं उसके बारे में दुनिया का कहना है कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जी, कहीं 80% तो कहीं 50%, कहीं कहीं तो कहीं कनाडा वगैरह 100%। के साथ तो जी, 100% की भी सौ धमकी दी। फीसद कहीं 100%। 100%। जी, तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब आपने 100% टैक्स आयद कर दिया,
आपके टैरिफ में जो है, अब दर्जनों कंट्रीज़ को कहा जाता है कि दर्जनों मुल्कों को जो है टैरिफ का लेटर जारी हो चुका है, जी टैरिफ के लेटर जारी हैं जी कि आपको किन अशिया पे जो है कितना जो है टैरिफ देना है। नए लेटर्स अमेरिका जारी कर रहा है। जी तो पहली बात यह है कि आप महंगे दामों अपना सामान बेचोगे या महंगे दामों जो है आप उस सामान को मार्केट में लाने की बात करोगे, तो फिर लोग खरीदेंगे क्यों? जी ब्रिक्स में इसी पॉइंट पे तो बात हुई थी। क्योंकि जी डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो जी महसूलात को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे जी हैं। तो उसी के जवाब में ब्रिक्स ममालिक जो हैं उन्होंने ये एक नया इकदाम उठाया है। और वो जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी खारिजा पॉलिसी है अमेरिका की, वो जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, इसराइल की मदद की जा रही है, और फिर दावा किया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंगबंदी करा दी गई, रशिया और यूक्रेन के माबैन जंगबंदी करा दी गई, फिर इसराइल और ईरान के माबैन जंगबंदी करा दी गई, फिर इसराइल और गाज़ा में जो बर्बरियत है उसको रोकने का डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने खुद अपने तौर पे नोबल इनाम के दावेदारी भी उन्होंने गैर इरादतन या फिर गैर इशारतन जो है दावेदारी भी पेश कर दी है। उनका एक ट्वीट है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें 6 से 7 मरतबा उन्होंने नोबेल प्राइज़ का जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद आप देखिए कि एक तरफ आप अमेरिकी दरामदात और बरामदात के मामले में टैरिफ महसूलात में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं, और दूसरे ममालिक पर आप इम्तनात आयद कर रहे हैं, जैसा कि रशिया पर सैंक्शंस हैं, और फिर यूक्रेन को धमकी दी गई, कनाडा को परेशान किया गया, मैक्सिको को परेशान किया गया, यहाँ पर ईरान को सताया जा रहा है। ईरान के ऊपर पिछले 2 दहों से ज़ायद अरसे से ईरान पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। ये तमाम हालात में अगर ब्रिक्स ममालिक अगर कोई फैसला लेते हैं, अमरीकी जो इजारादारी है वो अमरीकी इजारादारी से आलमी माशियत को, आलमी जो मार्केट है वो मार्केट को बाहर निकाले और एक सहूलत जो है उन्हें फराहम करें, तो उस तरीके का अगर फैसला लेते हैं तो फिर आप डोनाल्ड ट्रंप उसको एंटी अमेरिकन पॉलिसी कहते हैं। बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अमेरिका हमेशा ये समझता है, या फिर उसका ये जो है उसकी काम ख्याली हम कहेंगे अब तो मौजूदा हालात में, तो ये है कि मैं बैनुल-अक़वामी पुलिसमैन हूँ, जी मैं जहाँ चाहे लाठी मार सकता हूँ, जहाँ चाहे लाठी चला सकता हूँ, जी और मैं पुलिसमैन हूँ, मैं जो चाहे हुक्म दे सकता हूँ और आपको माननी चाहिए, नहीं आप मानेंगे तो मैं लाठी का इस्तेमाल करूँगा। जी तो ये जो है ये सोच है अमेरिका की, ये सोच रही है शुरू से ही, इब्तिदा से ही। अमेरिका जब से, देखिए अब ट्रंप ने जो आके इक़्तिदार में आने से पहले ट्रंप ने जो नारा लगाया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा उन्होंने दिया था, कि मतलब ये कि उन्होंने अमेरिकी आवाम के जहनों में ये बात डालने की कोशिश की थी कि अब अमेरिका ग्रेट नहीं रहा, दुनिया अब अमेरिका को जो है नज़रअंदाज कर रही है। तो हमको जो है फिर अमेरिका की अहमियत दुनिया में जो है बढ़ाने के लिए हमको जो है सख्त इक़दाम करने होंगे। तो उसमें जो है टैरिफ की जो सबसे पहले जो नंबर पे बात आई थी, टैरिफ की बात आई थी। दूसरे नंबर पे जो बात आई थी इमिग्रेशन की बात आई थी। तीसरे नंबर पे जो बात आई थी वो ये थी कि जो है दीगर ममालिक के साथ जो मतलब एक जो दिफाई मामलात हैं या फिर जो दीगर मामलात हैं उनमें अब हिंदुस्तान को भी धमकी दी गई थी, आपको याद होगा कि आपको तेल वहीं से लेना है जहाँ से अमेरिका कहेगा, आपको ईरान से तेल नहीं लेना है। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें, देखिए रूस का, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो खारिजी पॉलिसी है ये दरामदात और बरामदात के मामले में वो वाज़े रही है। अमेरिका के कहने के बावजूद भी हिंदुस्तान ने यूक्रेन से भी तेल ख़रीदा, रशिया से भी तेल ख़रीदा और ईरान से भी हमने तेल ख़रीदा। ये और बात है कि सस्ते दामों में तेल ख़रीदा मगर महंगे दामों में मुल्क की आवाम को बेचा, मुल्क की आवाम को महंगे दामों में बेचा, मगर सस्ते दामों में हिंदुस्तान ने अमेरिका की धमकी के बावजूद भी तेल जो है वो खरीदा। देखिए एस जयशंकर जब अमेरिका ने कहा था कि आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, तो उस वक्त एस जयशंकर ने आलमी स्टेज पे एक प्रोग्राम में दो टोक अंदाज में कहा था कि जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिलती है उसको ख़रीदने का और मुल्क के मफादात को मुक़द्दम रखने का
मुल्क को पूरा इख्तियार हासिल है और इस इख्तियार का हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ये एस जयशंकर के अल्फाज थे। तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि हमें इख्तियार हासिल है कि हम सस्ते दामों तेल खरीदें। हम अगर जो है सऊदी अरब से लेंगे या फिर जो है अमेरिकन कंपनियों से लेंगे तो महंगा मिलेगा तेल, इसलिए हम जहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ से ले रहे हैं। रूस से भी तेल लेने से मना किया गया था। तो बहरहाल यूक्रेन के मामले के बाद ऐसा मालूम होता है कि एक बार फिर दुनिया जो है दो कुतबी निज़ाम की जो है तरफ बढ़ रही है, दहाने पे पहुंच चुकी है, बिल्कुल बढ़ रही जो है दो खुद भी कुतबी निज़ाम के निज़ाम की दहाने पे तरफ। पहुंच चुकी है। और जी। यकीनन इसमें जो है अमेरिका को इस बात का बखूबी एहसास है। यही वजह कि जो है जब भी कोई बात होती है, चाहे वो ब्रिक्स के इजलास में हो, चाहे G7 के इजलास में हो, चाहे किसी और इजलास में हो, जब भी कोई अहम फैसला होता है तो फौरी उसके बाद अमेरिका का रद्द अमल सामने आ जाता है। लेकिन ब्रिक्स चूँकि जो है एंटी अमेरिकन लॉबी हो गई है, हम देख रहे हैं कि ना यूरोप के कोई ममालिक इसमें शामिल है, ना अमेरिका इसमें शामिल है, और ये कॉलेज जो है एशिया की जो है एक तंजीम के तौर पे उभर रही है। तो यकीनन ब्रिक्स के अभी हालिया इजलास में जिस तरह के फ़ैसले सामने आए हैं वो अमेरिका को बौखलाहट से दो चार कर रहे हैं। यकीनन अमेरिका को जी। बौखलाहट से दो चार कर रहे हैं। अमेरिका के बाहर जी। ब्रिक्स जैसे ममालिक जो इकट्ठा है और अमेरिकन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ में इस तरीके की क़रारदादें पेश कर रहे हैं, अमेरिकी जारियत के ख़िलाफ़ में क़रारदादें पेश कर रहे हैं, महसूलात में इजाफ़ा के मुताल्लिक़ जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ में क़रारदादें अमेरिका के बाहर पेश हो रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर टेक्सास में जो है वहाँ पर भयानक सैलाब की वजह से 78 लोग अब तक फौत हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, 28 बच्चे उसमें शामिल हैं, और जो है वो जो तलाशी का काम है वो तलाशी के काम में भी शिद्दत पैदा कर दी गई है। यकीनन देखिए अभी मतलब है कि आप टेक्सास फ्लड की शायद गालिबन बात कर रहे हैं, तो ये जो है एक हैरत अंगेज जो है तूफान के तौर पे इसको देखा फ्लड आप सदा साहब एक चीज़ गौर करें, पिछले कुछ एक साल से, एक साल डेढ़ साल से मुसलसिल अमेरिका आफात समाई, माफ करना, आफात समाई भी के मामलात में घिरता जा रहा है। आग लगी, शदीद आग का मामला पेश आया, इससे उसके बाद फिर तूफान आया, फिर दोबारा तूफान की जद में शहर टेक्सास है। बिल्कुल देखिए ये हैरत अंगेज बात है, बल्कि दिल दहला देने वाली बात यह है कि 78 लोगों की जो है इस तूफ़ान में मौत हुई है, जिसमें 28 बच्चे शामिल हैं और 40 से ज़्यादा लापता बताए जाते हैं। और ये जो है टेक्सास, वस्ती टेक्सास में जो है टेक्सास की जो काउंटी है, ख़ास तौर पे जो है हम जो है केयर काउंटी की बात करेंगे तो उस काउंटी जो ज़िला है केयर काउंटी जो है उसको एक पहाड़ी जो है काउंटी के तौर पे जो है माना जाता है, और वहाँ पे समर कैंप लगते हैं जी, तलबा के लिए समर कैंप वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये जो लोग थे, ये लोग समर कैंप अटेंड करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे कि पास वाली नदी में अचानक तूफ़ानी आ जाती है, और वहाँ वस्ती टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों के बाद, वस्ती टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों के बाद हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि पानी अचानक उस समर कैंप में आ जाता है, तूफ़ानी का पानी, जिसके नतीजे में ये अमवात भी हुई है और बहुत सारे लोग पानी के रेले में जो है बह भी गए हैं पानी के रेले में। तो यकीनन ये एक जो है, जैसा कि आपने कहा कि आफात समावी का जो है एक नया सिलसिला अमेरिका के साथ शुरू हो चुका है, शुरू हो गया। कहीं आग लग रही है, कहीं सैलाब हो रहा है, कभी ज़ोरदार बारिश की वजह से शहर डूब रहे हैं। तो इस तरीके के मामलात अमेरिका में मुसलसल पेश आ रहे हैं। सज्जाद साहब, हम आलमी ख़बरों के बाद हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ये एक ज़ेर बहस है, बिहार में इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो मुसलसिल मशकूक है और अपोजिशन सियासी जमातें के निशाने पर है। अब ये अपोजिशन ये पूछ रही है, बाज़ाब्ता इलेक्ट्रल रोल्स के रिवीजन का ताल्लुक से जो है वो सीधा मतलब जो अदालत से रुजू है, सुप्रीम कोर्ट से, आरजेडी के जो रुकने पार्लियामेंट हैं वो मनोज झा, वो रुजू हुए, अदालत से रुजू हैं, और उनका ये कहना है कि क्यों आधार कार्ड कबूल नहीं किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को हम लिंक कर रहे हैं,
जी और ये लिंक करने से जो बोगस वोटिंग है, ये जो धांधलियां हैं, वो धांधलियां खत्म हो जाएंगी, इस तरीके का दावा इलेक्शन कमीशन पेश करता है। जब जी बिहार इलेक्शन आता है तो वहां पर ये बात कही जाती है कि आधार कार्ड कबूल नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल यकीनन। देखिए एक जहाँ तक मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की शक्ल में जो है ये मामला सामने आ रहा है। एक जानिब तो 24 जून को ये नोटिस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हम जो है बिहार में जो मतलब है कि आईडी कार्ड्स हैं, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड्स हैं, उनको रिवाइज करेंगे और पूरे के पूरे नए जारी करेंगे। जी अचानक जो है आपने अहकाम सादिर कर दिए, एक अहम बात ये हो गई। दूसरी अहम बात ये हुई कि अब बिहार में इस साल के आखिर में इलेक्शन होने हैं, जी मतलब ये कि 6 महीने का टाइम है। तो अब इलेक्शन कमीशन से सवाल अपोजिशन ने पहले दिन किया था कि 6 महीनों में आप 5 करोड़ लोगों के आईडी कार्ड कैसे जारी करोगे। जी सबसे बड़ा सवाल ये किया गया था कि आप 6 महीने में 5 करोड़ जो वोटर्स हैं बिहार के, उनके आईडी कार्ड्स, मतलब एक कि आप पूरे के पूरे फ्रेश रिवाइज करना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन, चाहता है कि पूरे के पूरे आईडी कार्ड रिवाइज कर दिए जाएं। जी तो उनका पहला सवाल ये था कि 5 करोड़ लोगों के 6 महीने में आप कैसे जारी करोगे। दूसरा सवाल ये था कि इस प्रोसेस की वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वोटर्स जो है इलेक्शन के अपने हक़ राय दही से महरूम हो जाएंगे। जो बुनियादी हक़ है, आम हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ है, उनको हक़ राय दही से महरूम करने का एक काम किया जा रहा है। अब तीसरा ये सबसे बड़ा सवाल, जब उन्होंने जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और ऑनलोड एप्लीकेशन अपलोड मतलब एक वेबसाइट पे अपलोड किया और कहा कि आपको ये एप्लीकेशन भरना है अपना नया वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो जब अपलोड किया गया एप्लीकेशन तो उसमें टर्म्स कंडीशन देख के जो है अपोजिशन की तो जो है दिमाग का दही हो गया है। वो तो मतलब है कि परेशान है कि इसमें जो है 11 जो है वोटर, मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी शनाख्त के लिए 11 कंडीशंस में रखी गई हैं, जिसमें आधार कार्ड का जो है कोई जिक्र नहीं है। तो आधार कार्ड कबूल नहीं किया जाए। कबूल नहीं किया जाएगा। देखिए इलेक्शन कमीशन की छवि पिछले 2014 के बाद जो भी इलाकाई सतह पर असेंबली इंतखाबात हुए, फिर जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा मुसलसिल, वो अपोजिशन का हदफ रहा है, क्योंकि वो मशकूक रवैया है। हम भी जब देखते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन है, और फिर हमने चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन खुद हमारी आंखों से हमने देखा कि वो बैठकर जो चीफ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं वोटर्स वोट्स को। फिर अदालत में जब वो वीडियो फुटेज जाने के बाद जो वाकया पेश आया, उससे तो सारे वाकिफ हैं। तो इस तरीके का जो मामला पेश आ रहा है, तो इलेक्शन की छवि मुसलसिल मशकूक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी छवि मशकूक छवि को सुधारने के बजाय इस तरीके के इकदाम यहाँ पर कर रहा है। महाराष्ट्र का मामला आया, अचानक से 1,00,000-1,50,000 वोट इजाफा हो गए, बढ़ गए। हालांकि बहुत सारे वोट्स वहां पर कट होना था, खत्म होना था, उसके बावजूद भी 1,00,000-1,50,000 मुसलसिल अपोजिशन उसके बारे में आवाज उठाता रहा है, अदालत के चक्कर भी काट रहा है, मगर कोई फैसला नहीं आया। अचानक बिहार इंतखाबात से कबल इस तरीके का मामला पेश आ गया। और यहां पर अहम बात यह है, तो जैसा साहब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि वोटर जो आपका आईडी कार्ड है उससे मुंसलिक कर दिया जाएगा आधार कार्ड, जिसकी बुनियाद पर फेक फर्जी वोट जो है उनका खात्मा हो जाएगा। मगर यहाँ पे आधार कार्ड का 11 कवायद जो है, वो 11 कवायद में आधार कार्ड को आपने रद्द कर दिया। तो अगर तो आप यहाँ पर ये यकीनन अपोजिशन की जो बेचैनी है, अपोजिशन की जो मांग है, वो हक बजानिब है। अपोजिशन इस मामले में हसासियत का इजहार कर रहा है और इलेक्शन कमीशन को खुद ये कह रहा है कि आप हसास हो जाए। यहाँ पर ईबीसी माशी तौर पर पसमानदा या तबकात जो है वो ये जद में आ रहे हैं, माइनॉरिटीज ये इसकी जद में आ रहे हैं। और बिहार में एक रिपोर्ट तो ये भी है कि बिहार में जो अपर कास्ट का वोट है, जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, वो भी जो है ये इसकी राडार में आ गया है। ये बिल्कुल देखिए, ये जिस तरीके से देखिए, सीधी बात है कि ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है। 5-6 महीने में आप पूरी रियासत के 5 करोड़ आईडी कार्ड पूरी रियासत के वोटर्स को आईडी कार्ड जारी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि आप ठीक है, आपको रिवाइज करना था तो आप ये कहते हैं कि हम रिवाइज करेंगे,
1 साल का टाइम देंगे, 1 साल में जो है कार्ड आप हम बदल देंगे, या फिर ये कहते कि इलेक्शन के बाद जो है बदलने का प्रोसेस शुरू होगा, तो बात समझ में आती। लेकिन इलेक्शन से पहले अचानक ये शुरू कर दिया गया। आप देखिए, और फिर इसमें कंडीशंस ऐसी लगाई गई हैं कि बिहार के लोगों का कहना है कि कहीं ये कहा जा रहा है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा, कहीं ये कहा जा रहा है कि आपको ज़मीन के दस्तावेज़ात दिखाने लाजमी होंगे, कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप जो है एम्प्लॉई हैं किसी भी जो है प्राइवेट कंपनी या जो है सरकारी एम्प्लॉई हैं तो उसका आईडी कार्ड देना आपको ज़रूरी लाजमी करार दिया जा रहा है। लेकिन आधार कार्ड का जिक्र तक नहीं किया आपने कि आखिर ये क्या, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है। दो चीजें यहाँ पर जी हो सकती है सज्जाद साहब, जी जैसा कि अपोजिशन का इल्जाम भी है और हमें समझ में आ रहा है जी कि एक तो वो जो जिस तरीके का माहौल, एक इस तरीके के माहौल से वोटर्स में जो है खौफ हिरासानी पैदा की जा रही है, बिल्कुल दूसरा गैर मौलाना एनआरसी जी की एक पहल बिहार से हो सकती है। बिल्कुल 10 यही हो जुलाई रहा है, 10 यही हो जुलाई रहा को अदालत ने इस मामले पर सुनवाई भी मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने जी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इलेक्टोरल रोल रिवीजन का, उस पर 10 जुलाई को जो चैलेंज किया गया है, 10 जुलाई को फैसला है। क्योंकि अब हमें वक्त खत्म हो रहा है, हमें इशारे बार बार मिल रहे हैं, तो एक आखिरी अहम खबर है, उस जी पर तबसरा करके हमारी गुफ्तगू को हम खत्म करेंगे। दिल्ली एनसीआर में भारी पैमाने पर बारिश हो गई है। बारिश की वजह से शहर की जो सड़कें हैं वो पूरे सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और जो बारिश का पानी है घरों में दाखिल हो गया है। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि कहा गया था कि जुलाई के आगाज़ से ही दिल्ली में मानसून ने दस्तक देने शुरू कर दी है, और दिल्ली में मानसून आने से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो तबाही मची है भयानक। वो भी आप जानते हैं कि हिमाचल किस खौफनाक जो है सूरत हाल हिमाचल प्रदेश के खासकर मंडी ज़िले में जी, सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। गालिबन मंडी जिले की नुमाइंदगी कंगना हाँ रनावत करती बिल्कुल, है। कंगना रनावत देखेंगे कि वो वहाँ के लफाजी के बजाय वहाँ पे वहाँ के लोगों की बाजियाबी के लिए बाजियाबी और के लिए। उनको वो वापस दोबारा उनकी जिंदगी ट्रैक जी पे लाने के लिए मंडी के लोगों की वो क्या करती हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। अब तक तो उन्होंने कहा कि मोदी आने के बाद इंडिया आज़ाद हुआ है, तो अब देखना है कि जो है मोदी के इख्तिदार में आने के बाद इंडिया आज़ाद मोदी के इख्तियार में आने के बाद वो रुकने पार्लियामेंट बनी है, तो मंडी के लिए क्या भलाई का काम कर सकती बिल्कुल है। बिल्कुल, ये जी, देखने वाली बात होगी। लफाजी से हटके प्रैक्टिकली वो जी कुछ कर सकती है, कंगना रनावत या नहीं कर सकती है, वो आने वाले दिनों में मंजर आम पे आ जाएगा। आ जाएगा। तो इसी सिलसिले का मतलब यही पूरा जो है, यही फ़ज़ाई पट्टी अगर हम कहेंगे कि जो है मौसमी लिहाज से हम कहेंगे, तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक का इलाका एक ही जो है जी महकमा मौसमियात के एक ही यकीनन जो है यकीनन उसमें आता है, एक ही तहत आता है। तो बहरहाल दिल्ली में अब बारिश शुरू हुई, लेकिन दिल्ली में भी जो है अहम बात यह है कि एक दिन की तूफ़ानी बारिश ने पूरे शहर को तहस नहस करके रख दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहे हैं जी। वहाँ पे। यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन पे तो सवाल उठे ही क्योंकि बड़े बड़े दावों के साथ जो है साबिका हुकूमत जो थी अरविंद केजरीवाल की, उस पर इल्ज़ामात बदूनवानियों के लगाने के बाद ये इख्तिदार में आई है, बीजेपी इख्तिदार में आई है। और जैसा कि आपने कहा कि हिमाचल और जम्मू में अगर बर्फ़ गिरती है तो दिल्ली ठंडी हो जाती है, हिमाचल और फिर जम्मू में अगर ज़ोरदार बारिश होती है तो दिल्ली जो है सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।